अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री 11 चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, टॉपिक क्वांटम नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एमिशन स्पेक्ट्रम एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो फर्स्ट इज़ क्वांटम नंबर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किस तरह हम क्वांटम नंबर्स को देख सकते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसमें हम ये बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, और एक प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होती है उसमें चारों क्वांटम नंबर जो हैं वो शो हो रहे होते हैं क्लियरली। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हम लिखते हैं 1s 2 2s 2 2px 1। अब ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हर चीज़ एक प्रॉपर क्वांटम नंबर के बारे में हमें बता रही है और हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बता रही है कि इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहाँ पे प्रेजेंट है। हम देख लेते हैं इस एग्जांपल को। जैसे कि ये एग्जांपल है 2px और ऊपर जो साथ ये एक इलेक्ट्रॉन शो हुआ है। इसमें जो 2 है वो हमें एज जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके बारे में बता रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो शेल नंबर 2 में प्रेजेंट है। इसके साथ जो p है वो हमें बता रहा है कि इसकी शेप क्या है इस ऑर्बिटॉल की, दैट इज़ l इज़ इक्वल्स टू 1। इसका मतलब है इसकी शेप जो है वो डम्बल शेप है। उसके बाद p के नीचे जो ये लिखा होता है x y या z हमें बताता है कि किस ओरिएंटेशन में ये इलेक्ट्रॉन स्पेस में प्रेजेंट है। इसके px का मतलब है कि m की वैल्यू जो है वो +1 है। और इसी तरह ये जो ऊपर इलेक्ट्रॉन है इसकी डायरेक्शन हमें बताती है कि ये वेदर क्लॉकवाइज मूव करा या एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि यहाँ पर ये क्लॉकवाइज मूव करा, इसलिए इसकी s की वैल्यू क्या है -1/2। तो एक कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होती है जिसमें सारे क्वांटम नंबर्स जो हैं वो क्लियरली रिप्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है एमिशन स्पेक्ट्रम एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। ये एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है? अभी तक हमने बहुत दफ़ा इसको डिस्कस किया था, आज हम इसको डिटेल से देखेंगे। एक्चुअली होता ये है कि जब हम किसी भी एटम को देखते हैं तो एटम में दरमियान में हमें पता है न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर इस तरह शेल्स प्रेजेंट है और इन शेल्स में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब होता ये है कि जब हम किसी एटम को हीट करते हैं या उसको किसी भी फॉर्म में हीट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देकर या कोई और सोर्स देकर जब हम उसको हीट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये एक्साइट करते हैं टू हाई एनर्जी लेवल। ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, जो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं उसको एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन किसी भी हाई एनर्जी लेवल पे मूव कर जाता है। हमें पता है हर एटम में डिफरेंट शेल्स हैं, शेल के अंदर डिफरेंट सब शेल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन हीट एब्जॉर्ब करने के बाद अपर लेवल्स में मूव कर जाता है। जब ये मूव करता है कुछ देर बाद ये डी एक्साइट करता है। मतलब कुछ देर बाद क्या होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव हुआ होता है वो वापस अपनी जो है ग्राउंड स्टेट में आने के लिए नीचे की तरफ आता है। अब जब वो नीचे की तरफ वापस आएगा तो वो कितनी एनर्जी रिलीज़ करेगा? जितना इनका गैप होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वो यहाँ से यहाँ एक्साइट हो गया और अब इसने वापस यहाँ पे आना है, तो अगर फॉर एग्जांपल इस लेवल की एनर्जी 400 है और इसकी एनर्जी 200 है, इट मींस के ये वाला इलेक्ट्रॉन 200 एनर्जी रिलीज़ करके क्या करेगा, दोबारा से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। अब ये स्पेसिफिक वही एनर्जी रिलीज़ करेगा जितना इन दोनों शेल्स के दरमियान डिफरेंस होगा, और जो एनर्जी ये रिलीज़ करेगा वो इन दी फॉर्म ऑफ सम वेवलेंथ होगी, क्योंकि वेव है, वेव की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होगी। तो हमें क्या होगा, एक ग्राफ मिलेगा जिसमें हमें मुख्तलिफ पोजीशंस पे लाइंस नज़र आएंगी। अब वो लाइंस हमें क्या शो कर रही होंगी? लाइंस हमें ये शो कर रही होंगी कि अच्छा इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के बाद उसने ये वाली एनर्जी रिलीज़ की थी, और ये वाली एनर्जी रिलीज़ की जो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन जो है 400 इस लेवल से इस पे गया, इसकी एनर्जी 400 थी, इसकी एनर्जी जो थी वो 350 थी, इसकी एनर्जी 300 थी। समझे, पहले इलेक्ट्रॉन जो है या तो डायरेक्टली यहाँ चला गया या तो यहाँ से यहाँ आ गया, तो उसने कितनी एनर्जी रिलीज़ की होगी 50, या यहाँ से यहाँ आ गया होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज़ की होगी 100।
तो जितनी एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन हुई होंगी अकॉर्डिंग टू दैट हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी। जैसे हमारे पास 50 वाली वैल्यू आ गई, 100 वाली आ गई, 150 वाली वैल्यू आ गई, तो उस जगह पे हमें ग्राफ में क्या नज़र आएंगी, लाइंस नज़र आएंगी। ठीक है, इस तरह की लाइंस को जब हमें इस तरह का ग्राफ मिलता है, जब इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होती है, इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। अब आगे देख सकते हैं आप इस हमारे पास टेबल जो है, इसमें आप देख सकते हैं हम लोगों ने एक एटम के डिफरेंट लेवल्स को शो किया हुआ है। जैसे देखिए ये एक एटम है जिसमें ये शेल नंबर 1 है, ठीक है, शेल नंबर 2 है, ये शेल नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 एंड सो ऑन। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करेगा तो हमें नहीं पता वो किस स्टेट में जाएगा, वो यहाँ पे जाएगा या यहाँ पर, क्योंकि नंबर ऑफ़ एक्साइटेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ जा सकता है, कभी यहाँ जा सकता है, कभी यहाँ पे एंड सो ऑन, आगे कहीं पे भी जा सकता है, या फिर ये पहले यहाँ पर चला गया, यहाँ से फिर ऊपर चला गया। जब वो डी एक्साइट करता है तो अकॉर्डिंग टू दैट वो एनर्जी रिलीज़ करता है। फॉर एग्जाम्पल वो एक्साइट होकर 7 पे गया, तो 7 से जब 1 पे आएगा तो वो इतना गैप, जितना इन दोनों का गैप होगा, इतनी एनर्जी वो रिलीज़ करके पीछे आएगा। या वो n=3 में चला गया, तो जब वापस आने के लिए वो इतनी ही एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। तो जो एनर्जी वो रिलीज़ करेगा वो स्पेक्ट्रम में हमें डिफरेंट जगह पे शो हो रही होगी कि यहाँ इस इलेक्ट्रॉन ने, इस एटम के इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रिलीज़ की। इसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, आगे हम एग्जाम्पल भी देख लेंगे स्पेक्ट्रम की। नेक्स्ट है कि स्पेक्ट्रम को जब हम देखते हैं तो इससे हम क्या एनालिसिस कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम से हमें क्या, किन चीज़ों के बारे में पता लगता है। अच्छा, स्पेक्ट्रम को जब हम देखते हैं तो हमें ये पता लग सकता है कि इस एटम के अंदर कौन कौन से मेन एनर्जी लेवल्स थे, क्योंकि हमें एटम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन स्पेक्ट्रम से मिलती है। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ लाइंस होती हैं हमें उतनी एनर्जी लेवल्स का पता लगता है कि अच्छा इस एटम में इतने एनर्जी लेवल्स थे। इसके अलावा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, या किस स्पेसिफिक वेवलेंथ पे इस एटम ने लाइट को एब्जॉर्ब किया था या इमिट किया था। जैसे कि पहला है हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम एनालिसिस। लाइन स्पेक्ट्रम एनालिसिस से हमें क्या पता लगता है, हमें जैसे कि यहाँ पर ना हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रल सीरीज़ है, ठीक है। तो इसमें आप नोट करो कि हमारे पास डिफरेंट जगह पे ढेर सारी क्या नज़र आ रही हैं, लाइंस नज़र आ रही है। इट मीन्स कि जितनी जो लाइंस है ये हमें ये बता रही है कि इन स्पेसिफिक पोजीशंस पे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी रिलीज़ की थी। तो इससे हमें क्या पता लगेगा, इससे हमें पता लगेगा ओके कि हाइड्रोजन में कौन कौन से मेन एनर्जी लेवल्स थे, ठीक है, और कितनी टाइप की एक्साइटेशंस जो हैं वो हाइड्रोजन में हुई थी और कितनी डी एक्साइटेशन हुई थी। इस तरह हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में मालूम हो जाता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। अच्छा, ये जो है ना, ये बोहर के आइडिया को भी सपोर्ट करता है। कैसे, क्योंकि बोहर ने हमें कहा था कि जो एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में न्यूक्लियस के बाद कुछ शेल्स हैं, और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और ये जो शेल है उनकी अपनी स्पेसिफिक एक एनर्जी है, मतलब एक एनर्जी लेवल है। ना इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल के बाहर मूव करता है, ना अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी लेवल में मूव करता है। तो ये जो लाइन स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट है उसने इस चीज़ को भी सपोर्ट किया कि देयर आर सम एनर्जी लेवल्स इन एटम, क्योंकि हमें एक स्पेसिफिक पैटर्न ही हर एटम में मिलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है हर एक में हमें एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स ही मिलते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि बोहर का जो आइडिया था अबाउट एनर्जी लेवल्स वो बिल्कुल ठीक था। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिडक्शन। इससे हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी रिड्यूस करते हैं कि किस तरह हमें ये पता लग जाता है कि अच्छा इलेक्ट्रॉन किस किस शेल में प्रेजेंट था, उस शेल में मेन एनर्जी लेवल्स कितने थे, इलेक्ट्रॉन जो था वो किस शेल में प्रेजेंट था और वो किस शेल से कहाँ पे एक्साइट किया, या उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे। नंबर ऑफ़ एक्साइटेशन से हमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और उसकी अरेंजमेंट का भी अंदाज़ा हो जाता है। तो ये रिड्यूस कर सकते हैं कि एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनकी अरेंजमेंट क्या है। नेक्स्ट है सेल्फ कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 2.3। एक्सप्लेन द रोल ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन डिस्क्राइबिंग द एनर्जी लेवल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन एटम। किस तरह हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये बताते हैं कि एनर्जी लेवल इलेक्ट्रॉन का क्या है। असल में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ़ शेल्स को, मतलब अगर n की वैल्यू 1 है इट मीन्स के इलेक्ट्रॉन इज़ प्रेजेंट इन शेल नंबर 1, और अगर 2 है तो शेल नंबर 2 में है, या हम कहते हैं 1 है तो के
शेल में है और 2 है तो L शेल में है, एंड सो ऑन। अच्छा, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब होता है उसकी एनर्जी उतनी लो होती है और जितना वो दूर होता है उसकी एनर्जी उतनी हाई होती है। तो जब हमें ये पता लग जाता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है तो फिर हम ये बता सकते हैं कि उसका एनर्जी लेवल क्या है। अगर ज़्यादा नंबर n की वैल्यू बड़ी होगी तो हमें पता लग जाएगा कि शेल जो कि एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज़ 3 हाउ मेनी डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज़ कैन एजीमुथल क्वांटम नंबर टेक। तो हमने पढ़ा था कि लास्ट वीडियो में कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू से हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं। ये एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 0 से लेकर n-1 तक होती है। तो यहाँ पर n 3 है तो ये होगी 0 से 2 तक, इसका मतलब 0, 1 and 2। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n3 में there will be 3 values for azimuthal quantum number, 0 for s subshell, 1 for p subshell and 2 for d subshell। लास्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इन रिलेशन टू अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद एन एटम। जैसे कि हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किस टाइप के शेप ऑफ ऑर्बिटॉल उसका क्या है, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटॉल में प्रेजेंट है उसकी शेप क्या है। इसी तरह मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्पेसिफिकली हमें बताता है इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन स्पेस में क्या है, क्योंकि हमें पता है कि हर जो ऑर्बिटॉल होता है वो स्पेस में डिफरेंट जो है ओरिएंटेशन उसकी होती है, वो डिफरेंट एक्सिस में प्रेजेंट होता है। तो वो किस जगह पे एक्चुअली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो बताने में हमें हेल्प करता है। आप ये कह सकते हैं कि एक्चुअल पोजीशन क्या है इलेक्ट्रॉन की एक एटम में, उसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन क्या है, वो सब हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। आई होप कि आपको आज का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।